हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर्स फॉर द डेट ऑफ 21 अप्रैल 2023। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखते हैं हम आज की हमारी क्लास का स्ट्रक्चर। तो ये स्टूडेंट्स हमारी एक क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड क्लास रहेगी। आधे दिन स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कवर करते हैं और बाकी के हाफ डेज हम लोग न्यूज़ पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो आज हमारी क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड क्लास है। 14 क्वेश्चन की जो सीरीज काफ़ी टाइम से हम लोग चला रहे हैं, इसी को आगे बढ़ाएंगे। पहले 2 क्वेश्चन स्टैटिक अफेयर्स, अगले 8 करंट अफेयर्स। अगले 2 स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ एमसीक्यूज होंगे, जो आप कह सकते हो कि जो आपके प्री लेवल के जो एमसीक्यूज हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और आखिरी के 2 होंगे फाइनेंस और इकोनॉमी के। ठीक है, शुरू करते हैं हमारे स्टूडेंट्स आज के इस क्लास को। लेट्स स्टार्ट। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल, एक माउंटेन पास, एक ला। ठीक है, तो सिंपली हम इसको शिंकुला लिख सकते थे, पास लिखने की जरूरत नहीं है। शिंकुला एक माउंटेन पास है, आपको इंडिया की कौन सी स्टेट्स या यूटीज के बीच में देखने को मिलेगा। जैसे मान लो आप यहाँ पर हो पॉइंट ए पे और आपको यहाँ पर पॉइंट बी पे जाना, और यहाँ पर माउंटेन आ गए, मतलब माउंटेन की रेंजेस आ गई। ठीक है, अब क्या करोगे आप, अब आपको यहाँ से यहाँ जाना। ठीक है, अब आप ऐसे पूरा एकदम पीक से तो जाओगे नहीं। आप देखोगे कि कौन सा वो एरिया बनता है जहाँ से मतलब मुझे बहुत ज़्यादा हाइट ना मिले और मैं निकल के चला जाऊँ। बस यही होगा एक माउंटेन पास। पर क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा हाइट पे होता है, तो ज़्यादातर माउंटेन पासेस पे आपको बर्फ़ और बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस देखने को मिलती हैं। ठीक है, पर आप ये पॉइंट ए से पॉइंट टू बी जाने के लिए आपको हाइट तो अचीव करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो शिंकुला जो है ना स्टूडेंट्स, ये आपको दिखेगा बिटवीन लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको मिलेगा शिंकुला पास। ये हिमाचल प्रदेश स्टेट है, यहाँ पर पूरा आपको लद्दाख यूनियन टेरिटरी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे आपने पासेस सुने होंगे, शिंकुला, चांगला, ओमिंगला, खारदुंगला। बहुत सारे इंडिया में आपको फेमस माउंटेन पासेस देखने को मिलते हैं, खासकर इस रीजन में। ठीक है, आगे चलते। सेकंड क्वेश्चन है हमारा स्टैटिक अफेयर्स का। बड़ा बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मोगादिशु, मोगादिशु असल में एक शहर है। ये किस कंट्री की कैपिटल का नाम है? तुर्कमेनिस्तान, वेनेजुला, सोमालिया या जर्मनी? देखो, अगर आपको नहीं भी आता, ठीक है, तो आप एक बार ये तो देख सकते हो ना कि हाँ, जर्मनी की कैपिटल तो मोगादिशु नहीं है। ठीक है, वेनेजुला की कैपिटल भी नहीं है। तो कम से कम एलिमिनेशन मेथड से क्या होगा, आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिल जाएगी कि हाँ, ये ऑप्शन निकाल देना, ये नहीं सही, ये ऑप्शन भी निकाल सकते हो। उसके बाद में भी आपको आपका जो फाइनल आंसर है वो इजीली मिल भी जाए। ठीक है, तो एक बार ये चीज़ ट्राई कर लेनी चाहिए कि अगर आप ढूंढ पाओ कि क्या क्या ऑप्शन हो ही नहीं सकते। ठीक है स्टूडेंट, सोमालिया इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो ये ना अफ्रीका का ईस्टर्न पार्ट है। जिस तरह से, अगर इस तरह से अफ्रीका को ड्रॉ किया जाए ना, तो ऐसा कुछ ये वाला जो पार्ट है ना अफ्रीका का, वो दिखाया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसको बुलाया जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, क्योंकि इस तरह से हॉर्न जैसी शेप है ना इसकी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और इसकी कैपिटल है मोगादिशु। ठीक है, ये इसकी कैपिटल मोगादिशु। ठीक है, शुरू करते हैं स्टूडेंट्स अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। 3rd से लेके 10th तक अब सारे ही क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, आपको पता है एक प्रॉपर कंट्री है। पूछा रहा है कि यूएई इंडिया का कौन सा सबसे बड़ा एक्सपोर्टिंग डेस्टिनेशन है। क्या हम सबसे ज्यादा जो एक सामान अपना बेचते किसी एक कंट्री को, वो यूएई को बेचते हैं? क्या सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा बेचते हैं, थर्ड पे या फोर्थ पे? देखो, ये तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इंडिया की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है यूएसए। कोई मतलब कंपटीशन नहीं है, जितना हम सामान यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं उसका कोई आसपास भी नहीं आती। सेकंड में जो कंट्री है वो है यूएई, तो यूएई का यहाँ पर रैंक है सेकंड। तो अगर आप देखो, ये इंडिया के ट्रेडिंग पार्टनर्स का डाटा दिया गया है। इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर टोटल ट्रेड में सबसे ज्यादा आगे है यूएसए। सेकंड पे सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना। थर्ड पे सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर यूएई, फिर सऊदी, रशिया, आपको सारी कंट्रीज मिल जाएंगी। अब यूएसए के केस में हम उनको बेचते काफी ज्यादा है, उनसे खरीदते कम है, और इन दी एंड हमको ट्रेड सरप्लस का फायदा है। चाइना के केस में हम उनसे खरीदते बहुत ज्यादा है, उनको बेचते बहुत कम है, और हमको बहुत ज्यादा नुकसान है, ट्रेड डेफिसिट। यूएई के केस में भी क्या है कि हम लोग उनको बेचते हैं पर बहुत ज्यादा नहीं, खरीद काफी लेते हैं, और इन दी एंड हमको नुकसान होता है। पर अगर आप देखो हमारे ओवरऑल एक्सपोर्ट्स, तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स हैं यूएसए, सेकंड पे यूएई। सोचो चाइना नहीं है, चाइना थर्ड पे, और उसके बाद फिर आप देख सकते हो पूरी लिस्ट लगी हुई है यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। 4th क्वेश्चन है हमारा करंट अफेयर्स का। पूछा जा रहा है कि सीरिया जो कंट्री है, ठीक है, पूरी वॉर टोन्ड कंट्री है, बहुत नुकसान हुआ वॉर की वजह से। सीरिया की कैपिटल होती है डमास्कस। तो सीरिया को ना दुनिया ने एक अलग नाम से जानना शुरू कर दिया। क्या टाइटल दिया गया? क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बन गया है? दुनिया का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर बन गया है?
नार्को स्टेट बन गई सबसे बढ़िया वेपन्स प्रोड्यूसर। देखो अब जंग के बाद वहां पर कौन ही ऑयल की प्रोडक्शन करेगा, ये नहीं हो सकता। कौन ये वेपन्स की फैक्ट्री बना के वहां वेपन्स की प्रोडक्शन करेगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब वहां पर ऐसी सिचुएशन ही नहीं है कि एग्रीकल्चर या ये सब चीजों को सपोर्ट किया जाए, तो कौन इन सब चीजों में पुश करेगा, ठीक है। हाँ, अब ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन बचे क्या है? थर्ड, मतलब नार्को स्टेट। वहां ना जो ड्रग वगैरह है और उसको बनाना और इधर उधर एक्सपोर्ट करना, एक्सपोर्ट मतलब ऐसा नहीं प्रॉपर शिप्स में जा रहा है, मतलब इलीगली बेचना, ये जो चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, ये आज के टाइम पे सीरिया में बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से मतलब जैसे वहाँ जो लोग हैं अपनी थोड़ा बहुत अपनी इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए इन सब कामों में आ रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ बहुत तरह की प्रॉब्लम देखी जा रही। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। तो सीरिया एक ट्रांसफॉर्मेशन में आ चुका है, वर्ल्ड्स फोरमोस्ट नार्को स्टेट। ठीक है, क्योंकि वॉर के बाद उनकी इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल है। अब वहां पर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रग जिसका नाम है कैप्टेजॉन, ठीक है, इसको ना पुअर मैन कोक भी बुलाया जाता है। तो ये जो ड्रग है ना, ये बहुत ज्यादा बनाया जा रहा है और आसपास की कंट्रीज में बहुत ज्यादा बेचा भी जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन करंट अफेयर्स का बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आपने रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स के बारे में तो सुन ही लिया होगा। ये बड़े सिंपल अकाउंट्स हैं। जैसे इंडिया ने मान लो किसी कंट्री के साथ ट्रेड करना है, कोई भी कंट्री है, ठीक है, हमने उसके साथ ट्रेड करना है, रशिया ले लो, मलेशिया ले लो, कोई भी कंट्री, ठीक है। अगर हम उस कंट्री को बोलते हैं कि हमारे साथ ट्रेड करो पर डॉलर मत यूज करो, तुम्हारा भी नुकसान है डॉलर में, हमारा भी नुकसान है। अगर हम उसको बोलते हैं रुपी यूज करो, तो ये रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता है अगर आपको डॉलर की बजाय रुपी यूज करना है। तब यहाँ पर पूछ रहे इस सिस्टम के बारे में 4 डेफिनेशंस दी गई हैं, आपको यहाँ पर ढूंढनी है सही कौन सी है। आप आराम से चारों पढ़ लोगे ना, आप खुद रियलाइज करोगे इसका सही आंसर है रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट। एक ऐसा अकाउंट है जो फॉरेन कंट्री का बैंक इंडिया के किसी बैंक में खुलाता है। आपको मैं समझाता हूँ, ऐसे इंडिया और रशिया ने ट्रेड करना है, ठीक है। अब देखो, अगर हम रशिया को रुपी में पेमेंट भेजना चाहे ना, तो इतनी इजी नहीं है। डॉलर तो दुनिया भर में चल जाता है, ठीक है, रुपी में इतनी इजी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे रशिया की सरकार को कि तुम अपना एक बैंक के बारे में बताओ। तो रशिया बोलेगा हाँ चलो, एक हमारा बैंक है, इसका नाम है रशियन बैंक। हम बोलेंगे चलो ठीक है। रशियन बैंक को बोलेंगे कि हमारा पास एक बहुत बड़ा बैंक है SBI, तुम उसमें आके ना अपना अकाउंट खुलवा लो। तो रशियन बैंक बोलेगा ठीक है, हम अकाउंट खुलवा लेते हैं। अब जब इंडिया की गवर्नमेंट रशिया से कुछ मंगवाएगी, तो जो रुपी में पेमेंट करनी है वो इस अकाउंट में डाल देगी। तो ये अकाउंट किसका? ये रशियन बैंक का अकाउंट है, पर है कहाँ पर? SBI में। आई होप आप थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट समझ पाए इस रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट सिस्टम का, जिसके थ्रू हम डॉलर को पूरा हटाना चाहते हैं। अगर धीरे धीरे इंडिया अपनी ये ट्रेड वगैरह से हर जगह से डॉलर हटा देगा, तो हमारा जो एक तो रुपी की गिरावट है वो रुक जाएगी, रुपी की जो गिरावट है वो नहीं हुआ करेगी। दूसरा, हमको अगर मैं यहाँ पर फायदा बताऊं, तो दूसरा फायदा ये होगा कि हमको हर बार प्रेशर में नहीं आना पड़ेगा कि एक फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करके रखना है, उसमें डॉलर खत्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाएगा। उस सब की चिंता इंडिया को कम करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। वो कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने लॉन्च किया है जूस मिशन? जुपिटर है ना, जो जुपिटर के पास आपको पता है कितने मून्स हैं? 90 से ज्यादा मून्स, और अभी और मिल सकते हैं मून्स आपको देखने को मिलेंगे जुपिटर। ठीक है, तो एक मिशन लॉन्च किया गया है जो जुपिटर के मून्स है वहां पर लाइफ के लिए सर्च करेगा कि क्या कभी वहां लाइफ रही। क्या इस मिशन को नासा के द्वारा लॉन्च किया गया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, रशियन स्पेस एजेंसी जिसका नाम है रॉसकॉस्मोस के द्वारा, या चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा? किसके द्वारा जूस मिशन लॉन्च किया गया है टूवर्ड्स जुपिटर एंड इट्स मून्स? तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका फुल फॉर्म है जुपिटर IC मून्स एक्सप्लोरर मिशन। तो ये लॉन्च किया गया था 14 अप्रैल को। अभी तो इसको काफी टाइम लगेगा वहां पहुंचने में, और उसके बाद ये जुपिटर और आसपास के जो उसके मून्स है छोटे, ठीक है, उनको उनपे लाइफ की जो रिमेन्स है वो ढूंढने की कोशिश, मतलब काफी एक बड़ा मिशन है। यहाँ पर काफी टाइम लगेगा इस पूरे मिशन को कंप्लीट होने में। ठीक है, आगे चलते। 7th क्वेश्चन, तो वो कौन सी कंट्री है जो एक फाउंडिंग मेंबर बन गई इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की? आपको अगर पता हो, रिसेंटली इस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया में लेटेस्ट टाइगर सेंसस भी जारी किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि इंडिया में जो टाइगर्स का नंबर है वो ऑलमोस्ट 200 से बढ़ गया है पिछले 4 सालों में। अब हमारे यहाँ पर 3170 के आसपास जो टाइगर्स का नंबर है। ठीक है, पर फाउंडिंग मेंबर कौन बना है? क्या इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका? तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है, असल में नेपाल बना है फाउंडिंग मेंबर। तो नेपाल हैज बिकम अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है कि इंडिया
मतलब जो ये ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ अलायंस अंडर इंडियाज इनिशिएटिव हमारी कंट्री में जो टाइगर सेंसस वगैरह वो लॉन्च किया गया। इंडिया ने नेपाल को काफ़ी हद तक सपोर्ट दिखाया कि आपके यहाँ पर भी जो बिग कैट स्पीशी है हम उसको प्रिजर्व करने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। और इंडिया में तो हम बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले ही रहे हैं, ठीक। 8th क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। वो कौन सी कंट्री जिसके द्वारा डेवलप किया गया है हावसंग 18? ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको हम लोग ICBM बोलते हैं ना। तो ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल मतलब एक ऐसी मिसाइल जो कॉन्टिनेंट्स के बीच में जा सके, इतना उसमें मतलब इतने दूर उसकी रेंज हो। बैलिस्टिक क्या होता है? देखो मिसाइल दो तरह की होती है, या तो बैलिस्टिक या क्रूज। बैलिस्टिक मिसाइल का कुछ ऐसा ट्रैक होता है अटैक करने का, पूरा वो ऑलमोस्ट स्पेस में पहुंच जाएगी, वहां से वापस आएगी। क्रूज मिसाइल जमीन से बहुत क्लोज रह के अटैक करने की कोशिश करती है, और ये बीच वाला एरिया इसलिए अवॉइड किया जाता है क्योंकि यहाँ रडार बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो ये जो है ये है एक बैलिस्टिक मिसाइल, बहुत दूर तक जा सकती है बैलिस्टिक मिसाइल। तो आपने शायद सुना होगा इस हावसंग के बारे में। ये नॉर्थ कोरिया की मिसाइल है, नॉर्थ कोरिया इसको ज्यादातर यूज करता है। तो नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट किया फर्स्ट एवर सॉलिड फ्यूल ICBM, और नॉर्थ कोरिया का ये एक तरीका है दुनिया को अपनी रेलेवेंस दिखाने का कि देखो हमारे पास मिसाइल है, अगर आप हमारे हिसाब से चीज़ नहीं करोगे तो हम कहीं ना कहीं अटैक कर देंगे। ये जो पूरी कंट्रीज का बेस ही बस ये है कि न्यूक्लियर और मिसाइल के ऊपर रोकना, ठीक है, ठीक है। 9th क्वेश्चन, इंडिया की वो कौन सी आर्म्ड फोर्स है जिसके द्वारा एक एक्सरसाइज लॉन्च की गई, रीजनल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज RPREX 2023? इसका कंसेप्ट क्या है कि जैसे समुद्र में कोई ऑयल स्पिल हो जाए, ठीक है, कोई बहुत बड़ा शिप है उसमें कच्चा तेल है, वो शिप डूब जाए, उसमें से सारा ऑयल निकल जाए, तो उसको कैसे जल्दी से जल्दी इकट्ठा करना है और जो मेरीन लाइफ है उसको डैमेज कम से कम रखना है। तो क्या ये इंडियन आर्मी का एक रीसेंट एक्सरसाइज थी, नेवी की, कोस्ट गार्ड की, या एयरफोर्स की? तो आप देखो समझ सकते हो आर्मी तो ऐसी एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। एयरफोर्स भी इस तरह की एक्सरसाइज के लिए केपेबल नहीं है। नेवी या कोस्ट गार्ड दोनों केपेबल हैं, पर ज्यादा सेंस बनती है कोस्ट गार्ड की, क्योंकि उनका काम है इंडिया के आसपास की कोस्ट के ऊपर ध्यान देना। वहां पर बहुत सारे मर्चेंट शिप्स आते हैं, कई बार किसी एक्सीडेंट या किसी और रीजन की वजह से जो शिप है वो खराब हो सकता है, उसमें से बहुत सारा क्रूड ऑयल, तो इंडिया इतना सारा मंगवाता है, क्रूड ऑयल उसमें से थोड़ा लीक हो सकता है। तो काफी सारी दिक्कतें हैं जो फेस मतलब हो सकता है कभी हमको करनी पड़े, और उस टाइम पे अगर एक ऑयल स्पिल होता है तो हमको जल्दी से जल्दी उसको क्लीन भी करना पड़ेगा, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी चेक करनी थी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने कि वो कितने रेडी हैं अगर इस तरह से कोई ऑयल स्पिल, या और ऐसे दुनिया में हो चुका है पहले बहुत बार। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने बस ऐसी एक्सरसाइज कंडक्ट कर लिया, ऐसा कभी एक्सीडेंट हुआ नहीं, नहीं ऐसा नहीं, पहले यहाँ पे ऐसे एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, रशिया के पास, US के पास, मॉरिशस के पास, बहुत सारी कंट्रीज के आसपास ऐसे ऑयल स्पिल्स पहले देखे गए, ठीक है। आगे चलते हैं 10th क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कौन सी कंट्री है जिसने एक ड्रग जिसका नाम है ज़ालीन, और इसको ना एक और ड्रग है जिसका नाम है फेंटलिन। तो फेंटलिन और ये ज़ालीन जो इनको आपस में मिला दिया जाता है, एक कंट्री कह रही है कि ये ना हमारे लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन गया। क्यों? इस कंट्री में लाखों लोगों को आप कह सकते हो कि लत लग चुकी है, एडिक्शन लग चुकी है। ये जो दो, और ये ड्रग भी नहीं है प्रॉपर, आपको बताओ ये है क्या। ये तो पेन किलर्स है जो मेडिसिन में यूज किए जाते हैं, पर ये जो पेन किलर्स हैं इनको ड्रग की तरह यूज करना शुरू कर दिया गया एक पर्टिकुलर कंट्री में। कंट्री का नाम है USA। तो जो बाइडन जो है उन्होंने डिक्लेयर किया कि फेंटलिन जो कि ज़ाइलिन के साथ मिक्स कर दी जाती है, ये एक ऐसा टाइप ऑफ ड्रग बन गया कि जिसकी वजह से बहुत सारी डेथ्स USA में देखी जा रही हैं। मतलब डेथ्स जो है वो हज़ारों में जा रही हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं USA की जो सरकार है वो इस सारी प्रॉब्लम के पीछे रिस्पॉन्सिबल ठहराती है चाइना को, क्योंकि जो ड्रग है ना फेंटलिन वगैरह है चाइना से बहुत ज़्यादा बनकर आ रहे हैं। और अब जो USA की सरकार है वो थोड़ा इंडिया से भी हेल्प मांग रही है कि अगर हम चाइना के बजाय आपसे बहुत सारे ड्रग्स मंगाए तो आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करना। ये जो चीज़ें हैं फेंटलिन, ज़ालिन, इनको यूज़ मत करना। अब देखो हो क्या रहा है, ऐसा नहीं कि जो बहुत सारी ये जो ड्रग है सीधे चाइना USA को बेचते और USA की फार्मेसी से लोग इसको ले लेते हैं। असल ये बहुत सारा जो ये इलीगल ड्रग है ना, ये चाइना से मैक्सिको जा रहा है। मैक्सिको से ये बॉर्डर के जरिए, आपको बताइए बहुत सालों से प्रॉब्लम है कि मैक्सिको और USA का जो बॉर्डर है वहाँ से बहुत सारा ड्रग ट्रेड होता है। तो मैक्सिको से जो आगे जो चीज़ें हैं वो US तक पहुँच रही है, और USA की जो पॉपुलेशन है वो इन सब चीज़ों में पता नहीं अब या तो बहुत वीक है या फिर बहुत बेवकूफ़ है कि वो ऐसे कोई किसी भी तरह के ड्रग को ओवर यूज़ करेंगे और बहुत ज़्यादा एडिक्शन लगा लेंगे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारी यहाँ पर न्यूज़ है ना कॉम्प्लेक्स MCQ की, ये है इंडिया ने जो अफगानिस्तान में प्रोजेक्ट्स या तो बनाए या फिर अभी भी चल रहे थे, और जब से आपको पता है तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है,
वहाँ पर जो भी हम लोग डेवलपमेंट वगैरह के प्रोजेक्ट्स पे फोकस कर रहे थे, इतना अब मतलब उतना हम ज़्यादा फोकस नहीं रख पा रहे, बड़ी दिक्कत आ रही है। क्वेश्चन है, दिए गए ऑप्शन में से वो कौन से मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया ने सपोर्ट किए हैं अफगानिस्तान में। कुछ प्रोजेक्ट्स की तो मैंने यहाँ फोटो भी लगा दी है। क्या जो सलमा डैम है, ठीक है, वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो इंडिया बना रहा है अफगानिस्तान में या बना चुका है। सारंग दलराम हाईवे जो है, क्या वो इंडिया के द्वारा बनाया गया। अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है, क्या वो इंडिया के द्वारा बनाई गई है। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन ए कह रहा है कि पहले दो प्रोजेक्ट्स इंडिया के द्वारा है, बी कह रहे हैं कि दूसरा तीसरा प्रोजेक्ट इंडिया के द्वारा। इस तरह से आपको यहाँ पर अपना आंसर चूज करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन, और ये पता है क्या, ये वो इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है 1 2 3, तीनों ही जो प्रोजेक्ट्स है ये इंडिया के, और इसके अलावा बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया अफगानिस्तान में या तो बना चुका है या उन पे काम कर रहा था। अब जब से तालिबान आई है दिक्कत आ चुकी है। अब फाइनली इंडिया की गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं अब वो तालिबान के अंडर भी पूरे कराते हैं, क्योंकि हमने इन जब प्रोजेक्ट्स को शुरू किया था हमारा मेन मोटिव था अफगानिस्तान के लोगों की मदद करना, ठीक है। तो अब अगर चलो तालिबान की भी गवर्नमेंट है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि कुछ प्रोजेक्ट जो है वो अभी भी वहां पर चलाते हैं और उनको कंप्लीट करते हैं, कम से कम वहां के लोगों को थोड़ी हेल्प तो मिलेगी, ठीक है। 12th क्वेश्चन स्टूडेंट्स फिर से कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू का क्वेश्चन है। ये जो रिसेंटली हमने जूस मिशन के बारे में बात कर रहे हैं उसी के ऊपर बेस्ड है। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है 3 स्टेटमेंट। जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर ये डिटेल ऑब्जर्वेशन करेंगे जायंट गैस प्लैनेट जुपिटर की और उसके 3 बड़े बड़े मून्स की जहां ओशंस भी हैं। यूरोपा क्लिपर एक इंटरप्लैनेटरी मिशन है, इसको इसरो के द्वारा डेवलप किया गया, ठीक है। जुपिटर 5th प्लैनेट है सन से और लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट्स है, बहुत अच्छी मतलब स्टेटमेंट। जैसे आप ये, अगर आपको ये स्टेटमेंट नहीं आती तो ये तो स्टूडेंट्स बहुत बेसिक वाली चीज़ है कि आपको सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स का जो ऑर्डर है और कौन सा प्लैनेट सबसे बड़ा साइज में, ये सब तो पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो हमने अभी देख लिया कि बिल्कुल ये तो सही लिखा है कि जूस जो है इसमें प्लैनेट जुपिटर और उसके मून्स की तरफ मिशन भेजे जाएंगे। ये जो है ना सेकंड स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि इसरो का प्रोजेक्ट नहीं है यूरोपा क्लिपर। आपको मैं दिखा देता हूँ। पहली या तीसरी स्टेटमेंट तो सही है, दूसरी गलत है, क्योंकि ये जो है ना ये असल में एक इंटरप्लैनेटरी मिशन है जो नासा बना रहा है, ठीक है। वहां पर इसरो का जो नाम था बस वही गलत था, बाकी सब सही था। तो अगर आप और डिटेल पढ़ना चाहो तो यहाँ पर लिखी हुई है, वैसे तो हमने ऑलमोस्ट सारी डिटेल डिस्कस कर ली है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा जूस मिशन की वही सब है, मतलब कोई इसमें ऐसा है नहीं, लॉन्च ये हो चुका है। अब इसको टाइम लगेगा पहुंचने में, ऐसा नहीं कि आपको कुछ ही दिनों में पहुंच जाएगा, काफी दूर है जुपिटर, तो टाइम लगेगा इसको पहुंचने में, ठीक है। आज का स्टूडेंट्स हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है फाइनेंस और इकोनॉमी का। पूछा जा रहा है इंडिया में जो हम लोग नोट इशू करते हैं ना, ये किस सिस्टम के अंदर करते हैं। मैक्सिमम फिड्यूशरी सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, प्रोपोर्शनल फिड्यूशरी सिस्टम, फिक्स फिड्यूशरी। देखो होता क्या ना, जैसे मान लो इंडिया में मान लो 100 लाख करोड़ के नोट जारी हुए हैं। अभी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ऐसे थोड़ा ना कि आप जितने मर्जी नोट जारी कर दो, आपने ज्यादा नोट जारी कर दिए तो वो भी प्रॉब्लम है, नोट कम जारी करोगे वो भी दिक्कत है। तो कोई तो सिस्टम होता होगा ना, तो उसका स्टूडेंट्स नाम होता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। देखो इसमें ना आप पढ़ोगे इसको तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि ऐसा होता है, आप उतनी करेंसी के नोट जारी कर सकते हो जिसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास गोल्ड या फॉरेक्स, मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कितनी में अमाउंट के नोट जारी करो, नहीं, आपके पास कुछ एसेट भी होना चाहिए उसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो आप अगर एक बैंक के पास जाते हो और बैंक को बोलते हो कि मुझे 1 लाख रुपए का लोन दे दो, तो बैंक पूछता है ना कि किस बेसिस पे मांग रहे हो। तो आप बोलते हो कि देखो घर में ये लैंड है हमारे पास या ये प्रॉपर्टी, मतलब आपके पास एक एसेट होता है उतना पैसा सपोर्ट करने के लिए। ऐसे ही सरकार जब कुछ पैसा छापती है मार्केट में छोड़ देती है, उसके लिए सरकार के पास कोई एसेट होना चाहिए उसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। आई होप यहाँ पर इस चीज को समझ पाए स्टूडेंट्स। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इन्फ्लेशन इनमें से किस केस में कॉज हो जाती है, मतलब महंगाई किस केस में आएगी। अगर गुड्स जो है वो ज्यादा सप्लाई किए जा रहे हैं, अगर गवर्नमेंट के पास कैश ज्यादा हो चुका है, अगर मनी सप्लाई कम कर दी गई है। वैसे मनी सप्लाई तो आजकल कम की जा रही है और उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है, बढ़ती तो नहीं है। अगर मनी सप्लाई बढ़ा दी गई, ये बिल्कुल केस है। अगर आप ज्यादा पैसे रिलीज कर दोगे, लोगों के पास पैसे की ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी, फिर धीरे धीरे महंगाई बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। इसके साथ स्टूडेंट्स आज के इस क्लास में इतने क्वेश्चन, जितने न्यूज, जितने टॉपिक मुझे कवर करने थे मैंने कवर कर लिए। आई होप ये क्लास आपके लिए यूजफुल थी, आपने कुछ नया सीखा। अगर स्टूडेंट्स आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो। हम मिलेंगे स्टूडेंट्स अपनी कल मॉर्निंग की क्लास के अंदर, तब तक थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।